A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know very well that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is money. So in this chapter we have already discussed so much topic related what is the meaning of the money, evolution of the money, definition of the money, money supply, and in the last class we have discussed about the measures of the money supply. Okay, so in the last class we have already discussed the you know very well there are four measures of the money supply, that is M1, M2, M3 and M4. So M1 and M2 we have already discussed in the last class. In today's class we are going to discuss about the M3, M4, as well as what are the different functions of the money and what is barter system, what are the limitations of the barter system. Okay, so in today's class we are going to discuss about all these topics. Okay, so let's get started. Next start करते हैं, that is M3. देखिए टू टाइप्स के होते हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी. नैरो मनी और ब्रॉड मनी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस कि नैरो मनी में आपका क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जिसको यूज करते हैं, और आपका जो भी ब्रॉड मनी होता है, ब्रॉड मनी को किसकी तरह यूज करते हैं, ब्रॉड मनी मतलब एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो जो भी आपका M1 एंड M2 होता है वो कैसा यूज होता है, एज अ नैरो मनी की तरह. क्यों? क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम उसको यूज करते हैं. बट M3 एंड M4 वो क्या होता है आपका, कि वो ब्रॉड मनी होता है, बिकॉज वी कैन स्टोर दैट वैल्यू. उस मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. सो M3 इज अ ब्रॉड मनी. It is widely used measure at it includes net fixed deposit of the public with the commercial bank. अब क्या होता है, M3 इज इक्वल टू होता है आपका M1 प्लस है आपका नेट टाइम डिपॉजिट. नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक. वेट करिए, नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में. बैंकिंग में क्या होता है कि टू टाइप्स के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक आप देखे होंगे, जो भी सारे SBI देख रहे हैं, PNB देख रहे हैं, ये सारे आपके क्या कमर्शियल बैंक हैं. और सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज जस्ट अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर एक कंट्री का अपना एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फाइनेंशियल कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में कितना फाइनेंस जाएगा, कितना उसको कंट्रोल करना है. तो ये सारा कौन करता है, रेगुलेट और कंट्रोल, वो करता है सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो M3 इज इक्वल टू क्या हो गया, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. टाइम डिपॉजिट वही कि जो फिक्स टेन्योर होता है, इसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग उसको जो भी सेव करते हैं कमर्शियल बैंक के साथ. तो M3 यहाँ पे फिर सेम चीज क्या हो गया, M3 हो गया आपका C प्लस DD प्लस OD. C यहाँ पे करेंसी, D इज हियर डिमांड डिपॉजिट एंड OD इज अदर डिपॉजिट विद द RBI. ठीक है, तो M3 इज इक्वल टू क्या हो गया. देखिए ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में मनी कितना सर्कुलेट हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे. तो उसमें 4 मेजर्स हो गए. M1 हम लोग ने देख लिया, M2 भी देख लिया. M3 में क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना करेंसी हो रहा है, कितना डिमांड डिपॉजिट, कितना अदर डिपॉजिट और कितना टाइम डिपॉजिट हो रहा है कमर्शियल बैंक. ये चारों को जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो M3 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो देखिए टाइम डिपॉजिट आ गया, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट है, मतलब कि ये क्या हो रहा होगा, मनी को हम लोग स्टोर कर रहे होंगे. स्टोर करना का मतलब क्या हो गया, दिस वन इज ब्रॉड मनी. क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जो ब्रॉड मनी होता है उस मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो जिस मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, देखिए टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स, उसका टेन्योर होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके पहले हम इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते. अगर हम विथड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर फाइन पे करना पड़ता है. ठीक है, सो नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, ये हो गया आपका. नेक्स्ट है दैट इज M4. सो M3 एंड M4 दोनों ही आपका क्या होता है, दोनों ही आपका बेसिकली ब्रॉड मनी होता है, बिकॉज वी कैन स्टोर दैट मनी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका M4. सो M4
इज ऑल्सो अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ये भी क्या होता है, ब्रॉडर कंसेप्ट होता है. बिसाइड M3 इट ऑल्सो इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. अब यहाँ पे देखिए M4 क्या होता है, M3 प्लस टाइम डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस. अब ये जो टर्म यूज हुआ टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट में आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट्स. ठीक है. अब देखिए अभी तक हम लोग ने M1 M2 M3 में, M1 में तो चलो वही लेके चल रहे थे, M2 और M3 में हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे M1 को वहां पे प्लस कर रहे थे, सब में कॉमन था. बट M4 किसके इक्वल हो रहा है, M4 इज इक्वल टू M3 मतलब जो भी M1 प्लस जो भी हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे, टाइम डिपॉजिट किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ. ठीक है. तो वो सारा हो गया, प्लस टोटल डिपॉजिट हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ कर रहे हैं. जो भी पोस्ट ऑफिस के साथ हम लोग टोटल डिपॉजिट कर रहे हैं और M3 को प्लस करेंगे तो वो किससे इक्वल हो जाएगा, M4 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए जब टोटल डिपॉजिट हो रहा है उसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं. जब ये दोनों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट को तो मनी को हम लोग स्टोर करते हैं, तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया. तो ये क्या हो गया, आपका ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया. वही जब हम लोग किस में पढ़े थे, M1 और M2 पढ़े थे, वो क्या था, नैरो मनी था, क्योंकि हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे. सो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. ठीक है. सो यहाँ पे 4 मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई पढ़ा हम लोगों ने, M1 M2 M3 एंड M4. नेक्स्ट जो है कंसेप्ट है और टॉपिक है, दैट इज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम यू नो वेरी वेल कि इसको क्या बोलते हैं कि शुरू में जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो हम लोग क्या करते थे कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी थी, CC इकोनॉमी, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं CC इकोनॉमी. ठीक है. सो इन द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन नीड्स वेरी लिमिटेड. ठीक है. जब प्रिमिटिव स्टेज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वहां पे जो ह्यूमन की नीड थी वो क्या थी, बहुत लिमिटेड थी. So the market transaction were limited to the extent of the mutual exchange of the goods between two or more individual. अब उस टाइम क्या था कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन दी टू बायर्स और दी सेलर्स की, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स का, कि जैसे मेरे को एप्पल चाहिए और कोई भी किसी के पास बनाना है तो एंड देन मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा कि एप्पल मुझे चाहिए और मेरे पास बनाना है, तो फिर ऐसे पर्सन को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जिसको मैं अपने आप बनाना देके एप्पल उससे ले सकूं. तो ये क्या थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है. सो दिस इज बार्टर, इसी को हम लोग बार्टर कहते हैं. सो बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ठीक है. बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ठीक है. एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग गुड्स को, किसके लिए, गुड्स के ही लिए, क्योंकि इस टाइम मनी का तो इंट्रोडक्शन था नहीं, तो हम लोग उसको ही क्या करते थे, गुड्स को ही हम लोग एक्सचेंज करते थे. ठीक है. सो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड CC इकोनॉमी. ठीक है. ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ही हम लोग एक्सचेंज करते थे, उसको हम लोग बोलते थे CC इकोनॉमी. CC इकोनॉमी, दैट मीन्स दैट इज कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. मतलब अगर हमें गुड्स चाहिए तो हमें गुड्स देना पड़ेगा. हम अभी क्या है, मनी का इंट्रोडक्शन होने के बाद हमें गुड्स चाहिए होता है तो हम बस पैसा देते हैं, इन रिटर्न हमें गुड्स मिल जाता है, नहीं. बट उस केस में क्या था कि हमें पहले कुछ उस गुड्स को देना पड़ेगा, इन रिटर्न ही हमें कुछ गुड्स मिलेगा. ठीक है. सो इसमें कह रहा है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द बार्टर सिस्टम. सो बार्टर एक्सचेंज इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर कमोडिटी कमोडिटी का कमोडिटी के एक्सचेंज है. सो बार्टर सिस्टम कैन बी प्रैक्टिकली ओनली इफ देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अगर बार्टर सिस्टम प्रैक्टिकली तभी एप्लीकेबल है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो.
वांट हो। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब कि जो मेरे पास गुड्स है वो मेरे से कोई ले, और जो उसके पास गुड्स है वो मुझे ही जरूरत हो। मतलब यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट हो रहा है वांट का, कि दोनों को ही वही गुड्स चाहिए, या दोनों को जिसके पास एक्स्ट्रा अबंडेंट है वो उसको चेंज करके उस गुड्स को चाहिए। तो ये क्या था, इसका एक मेन फीचर था, दैट इज साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, एक साइमल्टेनियस क्या हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है म्यूचुअल वांट का, मेरी भी वांट का और किसी और की वांट का, कि मुझे भी गुड्स मैं एक्सचेंज करूं, वो मुझे मिल जाए, और उसको भी वो जो गुड्स चाहिए था वो मैं उसको दे दी। सो व्हेन अ फार्मर गिव कॉटन एंड गेट्स शूज फ्रॉम अ शू मेकर इन रिटर्न। ठीक है, जब फार्मर क्या कर रहा है, एक कोई भी शू मेकर को वो क्या कर रहा है, कॉटन दे रहा है, और शू मेकर उस फार्मर को क्या दे रहा है, शूज दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों की क्या हो रही है, दोनों की साइमल्टेनियस वांट हो रही है, दोनों की ही डबल कोइंसिडेंट वांट है। अब यहाँ पे ये और ये क्या था, ये बहुत ही रेयर होता था। जरूरी नहीं है कि जो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो सामने, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास भी हो। ठीक है, तो ये क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, जो एक फीचर भी कह सकते हैं। सो इफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर विल बी अ ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। कि अगर जैसे मुझे यहीं पे लोकल मुझे अगर मिल जाता है तो ठीक है, बट नहीं मिलता है तो इसका क्या होगा, ट्रेडिंग कॉस्ट और सर्च कॉस्ट लगेगा। मुझे फिर उस इंडिविजुअल को सर्च आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो ऐसा कौन इंडिविजुअल है जिसको ये भी गुड सेम उसको भी चाहिए। ठीक है, सो ट्रेडिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ इंगेजिंग इन ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग कॉस्ट भी बेयर करते थे, कि वही तो, कि अगर वो गुड डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, साइमल्टेनियस जो वांट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या था, हमें ट्रेडिंग कॉस्ट भी फेस करना पड़ता था। तो उसमें क्या था, सर्च कॉस्ट एंड डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। सर्च कॉस्ट का मैंने बताया था कि इट इज द फिजिकल कॉस्ट ऑफ द सर्चिंग फॉर पर्सन विलिंग एंड प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। ये फिजिकल कॉस्ट है, मतलब अगर ये फिजिकली एक जो कॉस्ट होती है वो हम लोग जो बेयर करते हैं कि उस पर्सन को ढूंढने में, कि वो कहीं और पे है, उसको ढूंढने जाना, फिर ये भी जो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, जो हम लोग फिजिकली और मेंटली टायर्ड होंगे, वो भी क्या है, इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ कॉस्ट। सो ऑल्सो इट इज द कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन, कॉस्ट ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग सच पीरियड। ठीक है, अब क्या है कि कॉस्ट किसका हो रहा है, कि जो भी गुड्स है उनका डिटोरेशन होता जा रहा है, मतलब वो खराब भी होता जा रहा है, उनकी वैल्यू भी क्या करती जा रही है, फॉल करती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्च कॉस्ट। नेक्स्ट है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। सो इट रेफर्स टू द डिस्कम्फर्ट वन would have to undergo in spending more time and effort in searching for the person who both needs the goods you have more than anything else and has the good that you need more anything else। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इन शॉर्ट हम लोग वही कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस वांट ऑफ दी बोथ द इंडिविजुअल, कि हम दोनों की क्या हो, कि मेरे पास अगर वो एक्स्ट्रा गुड्स है वो मैं उस इंसान को दूं जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे वो गुड्स मिल जाए जो उस इंडिविजुअल के पास हो। तो ये क्या हो रहा है, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, वेट करना पड़ रहा है कि कब उसके पास वो गुड्स ज़्यादा हो देन वो मुझे दे। तो ये सारे इसके फीचर्स भी थे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस और द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस एंड द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स and what are the different limitations of the barter system। किस वजह से ये जो barter system है वो इकोनॉमी से हटा और उसके प्लेस पे आपका मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो कुछ की देखिए, सबसे पहली बात यही है कि अगर कोई भी चीज़ की, कोई भी इंडिविजुअल की, या हम लोग कोई भी वैल्यूज़ की बात करते हैं या कोई भी लॉ की बात करते हैं, वो तभी एक नेग्लिजिबल होता है, तभी वो इन्वेड होता है जब उसकी जगह पे इनवैलिड हो जाता है, तब जब हमें लगता है कि नहीं इसके प्लेस पे हम कुछ और भी यूज कर सकते। तो जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक लोग किसी तरह उसको यूज करते, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट एक टाइम पे हमें लगा कि ये सारी इसकी क्या है, प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वी हैव टू वेट। तब जाके किसका इंट्रोडक्शन हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, कि नहीं मनी क्या है, इन सारी चीजों से जो भी किसी की वांट है उसको वो ईज कर देगा, इसलिए क्या हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। सो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन और दी प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स
ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, लिमिटेशन और प्रॉब्लम क्या है बार्टर सिस्टम की? सो फर्स्ट वन इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंड वन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस of bonds. Next one is lack of standard of deferred payment, standard of deferred payment. Deferred payment I have already told to you all, that is payment which is made in the future, जिसके payment हम लोग अभी ना करके future में करेंगे. And the last one is lack of store of value, store of value. Okay, so these all are the some limitation and the problem of barter system. आपको ये देख के लग भी रहा होगा कि ऐसे ही कुछ रिलेटेड हम लोग फंक्शंस भी देखे थे जब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ द मनी पढ़े थे, कि जिसमें यूनिट ऑफ वैल्यू होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू. बट प्रॉब्लम और लिमिटेशन में इसके पहले क्या हो गया? लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ. यही सारे लैक हैं और जो फंक्शंस बन गए किसके? मनी के. देखिए सिंपली लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू का मैंने एग्जांपल एक दे रखा था कि पहले क्या था कि हम लोग किसी के पास, किसी इंडिविजुअल को कुछ भी ज़रूरत है, जैसे किसी के पास हॉर्स है, मेरे पास एक हॉर्स है और मुझे उस हॉर्स की कोई मेरे ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे क्या चाहिए? 2 kg, अगर 1 kg राइस चाहिए, 1 kg पल्स चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढूंगी जिसको मैं वो हॉर्स दे सकूं और इन रिटर्न मुझे 1 kg राइस और 1 kg पल्स मिल सके. अब देखिए एक हॉर्स की वैल्यू आप सोचो, अगर एक हॉर्स की वैल्यू देखेंगे तो कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है. और 1 kg राइस और 1 kg पल्स की कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 50. और एक हॉर्स की अगर हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं तो 10,000 या जितना 8,000 5,000 वैल्यू, मतलब 40 रुपीज़ के लिए हम लोग को कितना रुपीज़ देना पड़ रहा है? 8,000 देना पड़ रहा है. तो ये क्या है? कोई भी वैल्यू यूनिट नहीं है जिसके थ्रू हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं. सो दिस वन इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. यही है आपका लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. इसका मतलब कि हम लोग के पास कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसके पास हम लोग उस गुड्स को क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके. सो दिस इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. देखिए इसमें भी सेम चीज कह रहा है. इन द बार्टर सिस्टम देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी कॉमन मेजर नहीं था. सो इन द एब्सेंस ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल. इवैल्यूएशन जो था वो पॉसिबल नहीं था. इन द एब्सेंस ऑफ द कॉमन यूनिट, प्रॉपर अकाउंटिंग इज नॉट possible. So the value of each good would have to be expressed as many quantities as there are kinds and qualities of the other goods in the market. कि for example कह रहा है if there were 1,000 goods and services in the market, then the value of each good would have to be expressed in terms of 999 others. मतलब अगर इकोनॉमी में 1,000 गुड्स प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करते? एक की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, एक की वैल्यू देख लिया, और जो 999 गुड्स है उसकी वैल्यू भी हम लोग उस 1 के ही अकॉर्डिंग डिसाइड करें. क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी यूनिट नहीं थी, कोई भी ऐसी वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था जिसके थ्रू हम लोग उसको मेजर कर सके. ठीक है, ये हो गया आपका लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का सिंपल ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल दिया था कि अब मेरे पास क्या है, कोई भी जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है. अब मुझे क्या है, इस मार्कर की जरूरत नहीं है. इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए. अब सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास पेंसिल हो और वो उसको उस पेंसिल की जरूरत ना हो और उसे ये मार्कर चाहिए. तो ये क्या हो गया? ये बहुत रेयरेस्ट होता था कि किसी भी इंडिविजुअल को वो इंसान मिल जाए कि वो उसको सिंपली वो एक्सचेंज कर सके, कि उसको भी वही नीड हो
और मुझे भी वही नीड हो, मुझे पेंसिल की नीड हो तो उसको मार्कर की नीड हो। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसकी भी बहुत लैकनेस थी, और जब ये नहीं एग्जिस्ट करता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, वहीं पे आपका ट्रेडिंग कॉस्ट लगता था। ट्रेडिंग कॉस्ट में सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी ऑफ द वेटिंग, कि हमें सर्च कॉस्ट फिजिकल हमारा कॉस्ट लगता था और डिसयूटिलिटी हो जाती थी वेटिंग की, कि हम लोग को वेट करना पड़ता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इंक है, अब बहुत दिन तक हम लोग इसको रखे रहेंगे तो इसकी इंक भी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तब तो ये गुड्स तो कोई भी बेकार हो गया। तो ये क्या हो जाता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, कि मतलब वहां पे क्या है, लैकनेस है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड हो गया। देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब कि हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में हम लोग कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और उस पर नहीं आ सकते थे, ट्रस्ट पे। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, या अगर किसी को ड्राफ्ट देना होता है, चेक देना होता है, तो हम लोग एक ट्रस्ट पे ही वो सारा ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, कि पेमेंट अभी ना करके बाद में देंगे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमें गुड्स को एक्सचेंज करेंगे तभी हमको कोई गुड्स मिलेगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब पेमेंट विच इज मेड इन फ्यूचर। पेमेंट मतलब पेमेंट क्या है, जैसे हम लोग क्या आते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी होती है कि हम लोग इतना ले लेते हैं, कहते हैं इसका पेमेंट बाद में करेंगे, तो ये क्या हो गया, पेमेंट जिसका हम लोग फ्यूचर में कर रहे हैं। ये चीज मनी के साथ होता है, बट बार्टर सिस्टम के साथ नहीं था। क्यों, क्योंकि वो सीसी इकोनॉमी थी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। अगर आपको कमोडिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कमोडिटी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फ्री में उठा के लेके चले जाओ। ठीक है, सो ये पेमेंट विच इज मेड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लास्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल सा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, अब ऐसा भी नहीं है कि आज मेरे यहाँ बड़ा ज्यादा गुड्स हो गए, बहुत ज्यादा मार्कर हो गए, तो इस मार्कर को मैं खूब सारा स्टोर करके रख लूं। कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये एकदम क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वी कांट यूज इट। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास पेरिशेबल गुड्स है, एप्पल है या कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, कि हम लोग ये सोच लें कि इतना सारा गुड्स है हमारे पास, हम इसको एज अ स्टोर कर लेते हैं, बाद में काम आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि वो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वो सारी सब्जियां जो वेजिटेबल्स हैं वो पूरी डिस्ट्रॉय, वो पूरी ही खराब हो जाएंगी। तो ये क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम लोग कभी भी कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते, एज अ रिजर्व हम नहीं रह सकते। सो दीज ऑल आर दी सम लिमिटेशंस और द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। यही सारी लिमिटेशंस और यही सारे प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें भी यही सेम कह रहा है, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज। ये डिफिकल्ट था कि हम लोग कोई भी वेल्थ को फ्यूचर यूज के लिए रख सकें। सो द बार्टर सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी मेथड ऑफ द स्टोरिंग जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। ओके, कि हम लोग उसमें क्या है कि जो भी परचेजिंग पावर है उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक कैटल, वीट, पोटैटोज। मतलब अब ऐसा नहीं कि इन सारे गुड्स को भी हम लोग क्या करें, जैसे जो भी कैटल्स होते हैं, जिसमें काउज आ गई, आपकी बफेलोज आ गई, ये सारी, और वीट को, पोटैटोज को, ऐसा है कि हम लोग एज अ सेफ रख सके, स्टोर कर सके, तो ऐसा नहीं है। स्टोरिंग कमोडिटीज एज वेल्थ हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन कमोडिटी को अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इट इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज। अब सबसे पहला कि हमें कोई स्टोरेज की फैसिलिटी भी चाहिए जहां पे हम उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। एंड डिटोराइजेशन और द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द स्टोर्ड कमोडिटी। या तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, या तो उनकी जो गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, वो पूरा डिटोराइजेशन हो जाएगा उनका। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सम limitation or the problem of the barter system. ठीक है, next topic and the last topic of this chapter, that is what are the different functions of the money, कि कौन कौन से ऐसे different मनी के functions हैं। ठीक है, अब भी हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हम लोग ने evolution देखा, meaning of money, definition of the money,
नेक्स्ट मनी सप्लाई है, फिर हम लोगों ने देखा बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के बाद व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और द लिमिटेशन, लास्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ द मनी को हम लोग डिवाइड करते हैं टू में, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी एंड द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी एंड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मनी। और प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या होता है, टू होता है, दैट इज यूनिट ऑफ वैल्यू एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी होता है आपका दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और आपको आई थिंक सो अब ये सारी की मीनिंग समझ में आई गई होगी, क्योंकि यही सारे इसकी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, और अब यही इसके फंक्शंस बन गए हैं। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल सा मीनिंग है, कुछ नहीं है इसमें। यही है कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के 4 फंक्शंस एकदम इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें उसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी एंड द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द मनी। प्राइमरी फंक्शंस में भी 2 हो जाते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ वैल्यू एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी में क्या हो जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यूनिट ऑफ वैल्यू समझ गए कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में यूनिट ऑफ वैल्यू कोई भी यूज नहीं कर सकते थे, बट अब क्या है, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद मनी को हम लोग एक एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू लेते हैं, दैट इज प्राइस। किसी भी कमोडिटी की प्राइस दी होती है, उस प्राइस से हम लोग क्या करते हैं, उस प्राइस के देने के बाद वही वो प्राइस क्या हो गई है, इसकी यूनिट हो गई है। मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ही हम लोग एक प्राइस को एक ले सकते हैं कि उसके रिटर्न में ही हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज प्राइस, यूनिट ऑफ वैल्यू। कि हमें कोई भी हम जाते हैं मैगी लेने जाते हैं, चॉकलेट लेने जाते हैं, तो वी पे 12 रुपीज एंड इन रिटर्न वी गेट दी पैकेट ऑफ मैगी। ठीक है, हम लोग 12 रुपीज देते हैं और फिर उसके रिटर्न में एक मैगी का पैकेट लेके जाते हैं। तो ये कहाँ से डिटरमाइन हुआ, क्योंकि मनी के पास एक यूनिट है, उसी यूनिट को हम लोग प्राइस बोले जो हम 12 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हम वेट कर रहे थे, कोई ऐसा मिल जाए जिसको भी यही जरूरत हो, वो भी क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, हमें जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई भी रिटेलर्स के पास जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे कि ये दे दो, वो दे दो, जो भी सामान हमें चाहिए, इन रिटर्न हमसे वो पैसा मांगेगा और हम उसको पैसा देके चले जाएंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी ही क्या हो रहा है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है। तो ये हो गया आपके प्राइमरी फंक्शंस हो गए मनी के। सेकेंडरी फंक्शंस हो गए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का एकदम सिंपल सा मतलब हो गया कि अब हम लोग क्या है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी वी कैन मेक एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ सकते हैं। जैसे कोई बड़े बड़े क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो उन लोगों का क्या होता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही चलता है, वो पेमेंट तुरंत नहीं करते हैं। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम में नहीं देख रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, डेफर्ड पेमेंट करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, आप लोग सुने भी होंगे अकाउंटेंसी में, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया कि आज वो पेमेंट नहीं करेगा, बाद में वो पेमेंट करेगा। तो ये सब किस पे हो रहा है, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन दी ट्रस्ट। ये सारे ट्रस्ट पे ही बेस्ड हो रहे हैं। जो हम लोग ने पढ़ा था नॉन लीगल टेंडर मनी, ये सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ट्रस्ट पे ही मेंटेन होते हैं। तो आज पेमेंट न करके हम उसको पेमेंट करेंगे। ये कब हुआ, जब फंक्शंस ऑफ दी मनी जब इंट्रोडक्शन हुआ। उसके पहले बार्टर सिस्टम में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पेमेंट क्या है, हम लोग फ्यूचर में कर रहे हैं कि आज कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, बट आज नहीं दे पाएंगे, बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद देंगे, तब हम उसको पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने इसमें बताया कि हम लोग क्या करते थे, कोई भी गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो क्या है, पेरिशेबल है, या तो उनको स्टोर करने का कॉस्ट ज्यादा हायर होगा। तो अब इसमें क्या है, मनी है, हमारे घर में आप बजट बनता है, पैसा ज्यादा बचा नहीं, 20,000 की कोई जरूरत नहीं है, हम मनी को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, बैंक में रख लेते हैं, अपने घर पे रखे रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टोर कर लिया मनी। बट बार्टर सिस्टम में क्या था, ये नहीं था।
So all these all are about your chapter, that is money. Okay, so money chapter में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा what is the evolution of the money, meaning of the money, definition of the money. Next हम लोगों ने पढ़ा that is मनी सप्लाई क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, फिर आपका बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंड द लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ द मनी.